नमस्कार दोस्तों। राजकुमारी मूमल की प्रेम कहानी। राजस्थान में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज मैं आपको महेंद्र और मूमल की वह सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर कई दिनों तक इस कहानी को आप भूल नहीं पाओगे। पूरे भारत में वर्णित प्रेम कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध कहानी है, तो आप इस वीडियो में आखिर तक इस सच्ची कहानी में मेरे साथ बने रहे। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बसे अमरकोट से, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस समय अमरकोट का शासक था राजकुमार महेंद्र, जो बहुत ही पराक्रमी राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी व सुंदर राजा था। उसकी लंबी कद काठी और माथे पर तेज था। उसकी इसी सुंदरता ने इस कहानी को जन्म दिया, जो इतनी दुखदाई थी कि जिसने भी इस कहानी को लिखा होगा उसके भी हाथ कांप गए होंगे। दोस्तों, यदि आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार राजकुमार महेंद्र और उसका बहनोई हमीर जडेजा, जो गुजरात का शासक था, शिकार पर जाते हैं। महेंद्र व हमीर हमउम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोदरवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोचकर कि बेचारे हिरण ने जल में शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बना एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस पुरानी जगह पर इतना सुंदर बाग और महल देख दोनों आश्चर्यचकित थे। अब उन्हें यह पता चल चुका था कि यह महल किसी और का नहीं बल्कि लोदरवा की राजकुमारी मूमल का है। राजकुमारी मूमल के खूबसूरती के किस्से पूरे राजस्थान में मशहूर थे। जब वह महल के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि महल के चारों तरफ गुलाब के फूलों से सजा हुआ है और चारों ओर भव्य इमारतें थी। जब वह नीचे से गुजर रहे थे तो उन्हें राजकुमारी मूमल ने झरोके से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे बाल, बोहें तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मासल भुजाओं वाले दो खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते हुए दिखाई दिए। अब मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा और नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़ों को पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करे। दोनों किसी अच्छे राजपूत घराने के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी से खातिरदारी करना। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की और उन्हें भोजन करवाया गया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, यह सुंदर बाग व झरोकेदार महल किसका है और हम किसके मेहमान हैं यहाँ पर। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने राजकुमारी मूमल की चर्चा नहीं सुनी? राजकुमारी मूमल, जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माढ़ जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है और जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कलकल कर कर गा रही है। यह झरोकेदार महल और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का झूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। जब वह शीशे में अपना मुख देखती है तो वह शीशा टूट जाता है, और जब वह साज सिंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्माकर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है। शरीर पर चंदन का लेप करती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है। भगवान ने मूमल के जैसी कोई दूसरी बनाई ही नहीं है। कहते कहते नाई बताने लगा, अखंड कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है।
एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक भी नहीं और ना ही उन्हें पसंद किया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा, नहीं, पहले आप जाइए, आप बड़े हैं। हमीर को राजकुमारी के कक्ष के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचता है तो देखता है कि आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा हुआ दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल से मिलना यानी मौत से मिलना है और वह यही सोचकर वापस चला गया। अब हमीर व महेंद्र आपस में बात करते कि तब तक मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंग रखा पहन और हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह रानी के कक्ष के बाहर छोड़ दिया और वापस चली गई। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके एक शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र को यह देख बहुत ही प्रसन्नता हुई और वह मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे ही पानी में भाला डाला तो ठक ठक की आवाज आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह दरअसल कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले घने बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाली जैसे कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसे लग रही थी कि जैसे मद भरे कोई प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो। पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ना किसी मंदिर में ऐसी मूरत होगी और ना ही किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप। महेंद्र तो मूमल को ठगा सा देखता ही रह गया। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते ही जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नैन तो नैन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और ना ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेज दिया महेंद्र को बुलाने के लिए और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से यह कहे, मैं फिर आऊँगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। दोनों वहाँ से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो लिया, परंतु उसे पूरे रास्ते मूमल के अलावा
कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था। मारी मांढेची ए मूमल, हाले नी अमराणे देश, मेरी मांड देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महेंद्र अमरकोट पहुंच वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता था कि कैसे लौद्रवे पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोल में एक ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लौद्रवे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने ऊँट चराने वाले को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोदरवे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले आता और महेंद्र चीतल पर सवार हो और एड लगा लोदरवा मूमल के पास जा पहुंचता। तीसरे प्रहर महेंद्र फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। महेंद्र विवाहित था, उसकी 7 पत्नियां थीं। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीने तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसीलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से मत रोका करो। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए हैं। वह कब कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की माँ को कुछ शक सा हुआ और उसने यह बात अपने पति राणा विसलेद को बताई। चतुर विसलेद ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नज़र आता है तुम्हें? छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी पहर महेंद्र आता है तो उसके बाल गीले होते हैं और उनमें से पानी टपक रहा होता है। अब चतुर विसलेद ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके हुए पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना होगा। बहू ने यही किया और कटोरों में एकत्रित पानी विसलेद के सामने हाजिर किया। विसलेद ने पानी चखकर कहा, यह तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्र जरूर मूमल के महल में उसके पास जाता होगा। महेंद्र की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई हो। उन्होंने आपस में सलाह कर यह पता लगाया कि वह महेंद्र वहाँ जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल नाम के ऊँट पर सवार हो मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्र मूमल के पास ना जा पाए। रात होते ही जब रामू रायका चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्र उसके घर गया। वहाँ उसे पता चला कि चीतल को तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक टोरडी यानी छोटी ऊँटनी है तो सही, पर कम उम्र होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई वह अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता है उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महेंद्र उस पर सवार होकर लोदरवा के लिए रवाना होने लगा।
पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है, क्योंकि चाबुक ऊंचा होते ही टोरडी नामक ऊँटनी भागने लगती है। अब उसने टोरडी को एड़ी लगाई और सरपट भागने लगा। अंधेरी रात में महेंद्र को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर में महेंद्र को एक झोपड़ी में दिया जलता नजर आया। वहाँ जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुँच चुका है। रास्ता पूछा। जब महेंद्र लोद्रवा पहुँचा तब तक रात का तीसरा पहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी। उसकी मेडी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी महल में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेला। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्र मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महेंद्र को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार था, वह मूमल ऐसी निकली जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया। वह परपुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आँख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे ही महिंद्रा के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी, वह तुरंत समझ गई कि महेंद्र यहाँ पर आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर वह रात को ही वापस चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक तो मूमल महेंद्र के इंतजार में यूं ही बैठी रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलत फहमियाँ मिलकर दूर हो जाएंगी। पर महेंद्र काफ़ी इंतजार करने के बाद भी नहीं आया। मूमल इसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने साज श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियाँ लिखी, पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियाँ महेंद्र तक पहुँचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली यानी गायक को बुलाकर महेंद्र के पास भेजा, पर उसे भी महेंद्र से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह राजकुमार महेंद्र के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने मांड राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोढ़ा राण, यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास, मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र, अब तो घर आओ। ढोली के द्वारा गई मांड सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कहल भेजा कि मूमल से कह देना, ना तो मैं रूप का लोभी हूँ और ना ही मैं वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आँखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसका प्रेम है उसी के साथ रहे, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं है। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महेंद्र क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक भी लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए एक रथ तैयार करवाया ताकि वह स्वयं अमरकोट जाकर महेंद्र से मिलकर उसका वहम दूर कर सके। अब वह महेंद्र को यह बताना चाहती थी कि ना ही वह कलंकिनी है और ना ही उसके सिवा उसका कोई और है। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी
और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखे मूमल मुझसे कितना प्यार करती है, सो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेज दिया। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महेंद्र जी को तो रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त मूमल के वियोग में पागल हो गया और सारी उम्र हाय म्हारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा। पागल हो जाने के कारण राजकुमार महेंद्र कुछ समय पश्चात मूमल की याद में अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, यह थी एक राजस्थान की अनोखी प्रेम कथा, जिसको लिखने वाले की आंखें भी नम हो गई होंगी। दोस्तों, आज भी मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी को लोद्रवा में बने मूमल महल की दीवारें बयां करती है। तो आपको यह प्रेम कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।